कानून की दुनिया का एक ऐसा केस जिसने कानून की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस केस में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी है। इस केस में ये भी कहा जाता है कि एक जज की हत्या करवा दी गई। इस केस में बहुत आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी तक जेल गए, डीजी बंजारा, एमएन दिनेश। ये केस एक ऐसा केस है जिसको कि क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के मामले में लगभग 99% एडवोकेट आए दिन कोर्ट में यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं। ऐसा क्या है इस केस में कि हम अभी तक इसको भुला नहीं पाए हैं और आए दिन इस केस को हम अपनी फाइलों में, ड्राफ्टिंग में, लोगों के डिफेंस के लिए उपयोग में लेते हैं। कहानी शुरू होती है 2003 से 2004 से। सोहराबुद्दीन नाम का एक गैंगस्टर जो कि लोगों के पैसे लूटा करता था एक्सटॉर्शन से, जिसके कहा जाता है कि उसका संबंध दाऊद से भी था। उस जो पैसे लूटा करता था अलग अलग व्यापारियों से, अलग अलग तरीकों से, उसकी गैंग में तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डैनियल भी उसके दो मेन व्यक्ति थे जो कि उसके लिए काम करते थे। 2004 में राजस्थान के ही एक ग्रुप आरके मार्बल से पाटनी साहब से वो पैसे मांगता है, पैसे देते हैं और इस वजह से वो नींव डली कि ये पूरा केस इस जगह से फ्रेम हुआ। जैसे ही आरके मार्बल वालों से पैसे मांगे जाते हैं, पैसे दे दिए भी जाते हैं, वो लोग राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के पास जाते हैं। गुलाब चंद कटारिया से उस केस के बारे में चर्चा करते हैं। जितना गुलाब चंद कटारिया से हुआ उन्होंने किया। व्यापारी वर्ग में इस केस को लेकर आक्रोश था। इस तरीके से अगर व्यापारियों से पैसे मांगे गए तो कैसे काम चलेगा, हम कैसे व्यापार करवाएंगे। वो अमित शाह के पास जाते हैं। उस समय वो गुजरात को देख रहे थे। अमित शाह को ये केस समझ में आता है और वो कहते हैं कि हम इस केस पर काम करते हैं। डीजी बंजारा को इस केस का जिम्मा सौंपा गया जिसमें सोहराबुद्दीन को पकड़ना उनकी महत्वपूर्ण एक कोशिश थी कि ये पकड़ में आए। एक ट्रैप प्लान करते हैं। टिप दिलवाई जाती है कि एक वहाँ के पटेल साहब होते हैं व्यापारी गुजरात के, और उनसे कहा जाता है कि साहब इनके घर पे आप लूट मचा सकते हैं, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। सोहराबुद्दीन को लगा कि शायद ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन बहुत सिक्योर वे में वो करता है। तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डैनियल को वहाँ पे भेजता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। अंत में जाके पुलिस उनको पकड़ लेती है। तुलसीराम प्रजापति को वो इस बिहा पे छोड़ देती है, गवाह बनाकर कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन सोहराबुद्दीन की आप हमें देंगे। वो तुलसीराम प्रजापति इन्फॉर्मेशन भी देता है कि हैदराबाद से किसी बस में बैठकर सोहराबुद्दीन और उसकी वाइफ आएंगे और इस जगह पे वो रुकेंगे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस उस पर काम करती है, इन्फॉर्मेशन भी सही होती है और दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद एक जगह होती है दिशा फार्म हाउस, गुजरात में ही, वहाँ उनको रखा जाता है। अब इस केस में प्रॉब्लम ये थी कि सोहराबुद्दीन को कैसे हम अक्यूज्ड बनाएं, क्योंकि गुजरात में तो उसने कोई अपराध ही नहीं किया था। तो उसके लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस तरीके से केस को फ्रेम करता है। तुलसीराम प्रजापति सिल्वेस्टर डैनियल को पकड़ता है, उनसे कहलवाता है कि तो सोहराबुद्दीन के कहने पर उन्होंने काम किया था, इसलिए सोहराबुद्दीन को भी पकड़ना जरूरी है। 23 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन पकड़ा जाता है और 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन की डेथ हो जाती है। हम कहें तो एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर का कारण होता है कि राजस्थान पुलिस का कोई जवान बाइक चला रहा था, बाइक गिर जाती है, सोहराबुद्दीन भागने की कोशिश करता है और उसको मार दिया जाता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एनकाउंटर था। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग जेल भी गए। उसके बाद तुलसीराम प्रजापति को ये कह के छोड़ दिया जाता है कि आपने इस एनकाउंटर को देखा है और आप इस एनकाउंटर के केस की गवाही देंगे। और सरबी को भी कुछ समय बाद बड़ी कंट्रोवर्शियल सी हालत में मार दिया जाता है। 1 साल बाद तुलसीराम प्रजापति का भी एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर इसलिए हो जाता है कि
ऐसा कहा जाता है कि तुलसीराम प्रजापति पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर भागने का प्रयास कर रहा था और इस वजह से उसका एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर के बाद जो आगे की कहानी शुरू होती है, सीबीआई इस केस में इंक्लूड होती है, इंडल्ज होती है, सीबीआई एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो सोहराबुद्दीन वाले केस की एफआईआर थी उसकी जांच होती है, एफआईआर दर्ज होती है और 23 जुलाई 2010 को सीबीआई चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट जैसे ही पेश होती है पूरे देश में तहलका मच जाता है। तहलका मचने का कारण 38 ऐसे प्रभावशाली लोगों के नाम जिन पर सीबीआई के अनुसार आरोप सिद्ध हुआ। चार्जशीट में उन्होंने कहा कि ये लोग आरोपी हैं। पहला महत्वपूर्ण नाम अमित शाह, दूसरा महत्वपूर्ण नाम गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के गृह मंत्री थे, तत्कालीन में अभी राज्यपाल हैं। और हम बात करें डीजी बंजारा की, एमएन दिनेश की, इन सभी के नाम। 23 जुलाई को चार्जशीट फाइल होती है, 25 जुलाई को अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमित शाह के वकील बेल लगाते हैं, सीबीआई कोर्ट में बेल खारिज कर दी जाती है और लगभग 3 महीने अमित शाह 3 से 4 महीने जेल में रहते हैं। अक्टूबर 2010 में उनको बेल मिलती है गुजरात हाई कोर्ट से और ये कहा जाता है 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड बनने के बाद कि अमित शाह 2 साल तक गुजरात नहीं आएंगे, 2 साल गुजरात से बाहर रहेंगे। कारण दिया जाता है कि अगर गुजरात में रहे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। 2 साल बाद अमित शाह जब गुजरात आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट केस को ट्रांसफ़र कर देता है, ये कहते हुए कि गुजरात में सही तरीके से केस की सुनवाई नहीं हो रही है और मुंबई में केस ट्रांसफ़र हो जाता है। केस ट्रांसफ़र में गाइडलाइन फिक्स की जाती हैं। गाइडलाइनों में कहा जाता है कि किसी भी तरीके से उन जो तीनों केसों को मर्ज किया गया था, कौसर बी, तुलसीराम प्रजापति और सोहराबुद्दीन, तीनों केसों की एक साथ सुनवाई होगी। एक ही जज रहेगा इस केस में जब तक कि इस फैसले की, इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती। जज के लिए बोला जाता है और जज होते हैं जेटी उत्पत। जेटी उत्पत जज होते हैं और पूरे केस की सुनवाई का जिम्मा उनके पास होता है कि कोई भी जज ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन 3 जज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 3 जज इस केस को सुनते हैं। कारण क्या होता है इस चर्चा में हम डिस्कस करते हैं। जेटी उत्पत को जब जज बनाया जाता है तो जेटी उत्पत द्वारा ये कहा जाता है कि इस केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने काफ़ी बार अमित शाह को बुलाया लेकिन किसी भी बार कोर्ट नहीं आए। उनके वकील को भी आए दिन फटकार लगा करती थी। 26 जून 2014 की डेट फिक्स की जाती है कि इस दिन अमित शाह को आना पड़ेगा किसी भी हालत में। 26 जून की डेट फिक्स होती है, 25 जून को उनका ट्रांसफ़र हो जाता है पुणे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन सेट की थी कि किसी भी जज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो गाइडलाइन ख़त्म हो गई। आए दिन कानून की दुनिया में ऐसा होता रहता है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात है नहीं। इसके बाद आते हैं जस्टिस लोया। जस्टिस लोया का पूरा नाम ब्रजभूषण हरिकृष्ण लोया। उनकी एंट्री होती है। सेम चीज़ अमित शाह को बुलाने के लिए वो भी कहते हैं कि अमित शाह को बुलाया जाए। अमित शाह को बुलाने के लिए वो एक डेट फिक्स करते हैं 31 अक्टूबर 2014 की। अमित शाह उस दिन बॉम्बे में ही होते हैं लेकिन उनके व्यस्तताओं के चलते वो आ नहीं पाते। एक डेट फिक्स की जाती है 15 दिसंबर 2014 की कि इस दिन तो आना ही पड़ेगा। अमित शाह सोचते हैं शायद आएंगे नहीं आएंगे, जो भी आगे की कहानी है। जब 31 अक्टूबर 2014 को डेट फिक्स होने के बाद भी नहीं आते हैं, उसके 1 महीने बाद 30 अक्टूबर 2014 को जस्टिस लोया अपने किसी दोस्त की शादी में, दोस्त की बेटा की शादी में जाते हैं और अचानक से चेस्ट पेन होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी डेथ थी क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोगों ने कहा था कि चेस्ट पेन से अगर डेथ हुई है तो खून के धब्बे शर्ट पे कैसे आए। 4 दिन बाद उनको मोबाइल क्यों दिया गया, मोबाइल से सारा डाटा डिलीट किया गया था। उनसे ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके की ये डेथ थी, डेथ का जो टाइमिंग डेथ सर्टिफिकेट में था वो गलत था, क्योंकि जिस टाइम का इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट में टाइम लिख रखा है उससे पहले तो हमें ही बता दिया गया था कि इनकी डेथ हो गई है। इसके बाद एम.बी. गोस्वामी जस्टिस आते हैं जो कि 15 तारीख की डेट की सुनवाई करने के लिए तैयार हो रहते हैं। 15 दिसंबर 2014
15 दिसंबर 2014 को केस की सुनवाई होती है। 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह से सारे चार्जेस हटा लिए जाते हैं। ये कह दिया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में 2004 से लेके जो चल रहा था, किसी भी तरीके का कोई भी रोल अमित शाह का नहीं है। इस केस को खत्म कर दिया जाता है। अब हम एक जजमेंट पढ़ते हैं, अमित भाई अनिल चंद्र शाह का जजमेंट वर्सेस स्टेट 2013, अप्रैल 2013 में इसका फैसला आया। हम वकील अक्सर इसको यूज इसलिए करते हैं कि अगर सेम इंसिडेंट की 2 एफआईआर हो जाएं तो उसको कैसे खत्म करवाया जाए, कि एक ही अपराध की, एक ही इंसिडेंट की 2 एफआईआर नहीं हो सकती। पूरी कहानी में काम, ये जजमेंट काम कैसे आएगा, क्योंकि जब सीबीआई ने 23 जुलाई 2010 को चार्जशीट फाइल की, जिस चार्जशीट के दम पे अमित शाह को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 2011 में सीबीआई एक नई एफआईआर फाइल करती है और ये कहती है कि इन लोगों के नाम हैं, क्योंकि चार्जशीट से उनको पता लग गया था। और तुलसीराम प्रजापति के केस को लेके एक नई एफआईआर फाइल होती है। अमित शाह सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाते हैं, क्रिमिनल रिट लगाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि एक ही एफआईआर की, एक ही इंसिडेंट की 2 एफआईआर नहीं की जा सकती, क्योंकि 2012 में वो चार्जशीट भी पेश कर देते हैं और ये प्रेयर करते हैं कि उसी केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसको माना जाए, ना कि एक ही घटनाक्रम की आप 2-2 एफआईआर हम पे कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को ऑब्जर्व करता है और दूसरी वाली एफआईआर को खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है और उससे भी अमित शाह का नाम हटा दिया जाता है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसको माना जाता है उस केस में। तो कानून में हम अक्सर इसको इसलिए यूज करते हैं कि अगर एक ही घटना की 2 एफआईआर हो जाए तो उसको कैसे खत्म करवाएं दूसरी एफआईआर को। मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझें कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया, उसने झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद आपने एक एफआईआर करवाई, लेकिन उसके बाद आपको पता लगता है कि नहीं यार, उसके साथ 3 लोग और आए थे, उनके भी नाम लिखवा देते तो ठीक रहता, एक और एफआईआर आप उनके खिलाफ करवा देते हैं। सेम घटना की 2 एफआईआर आप नहीं करवा सकते, दूसरी एफआईआर अगर आप करवाते हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं है, डिसमिस की जा सकती है। टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, अमित शाह का जजमेंट, ऐसे बहुत सारे बाबू भाई का जजमेंट, ऐसे जजमेंट हैं जिसमें 2 एफआईआर अगर सेम इंसिडेंट की हैं तो उनको खत्म करवाया जा सकता है। इस केस से कानून की दुनिया में ये भी हुआ कि हम अक्सर जब भी इन केसेस को आर्ग्यू करते हैं तो अमित भाई शाह का जजमेंट काम में लिया जाता है और ये कहा जाता है कि एक ही घटनाक्रम की 2 एफआईआर और डबल चार्जशीट पेश नहीं की जा सकती, अलग अलग तरीके से आरोप नहीं लगाए जा सकते। ये केस हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। केस के फैक्ट क्या रहे क्या नहीं रहे, देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको बरी किया, सबूतों के आधार पर बरी किया, सारे सबूत उनके सामने थे, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, सब चीज़ों के बाद उनको बरी किया गया। लेकिन बात ये कि एक केस की 2 एफआईआर नहीं हो सकती, सेम इंसिडेंट पर नहीं हो सकते। और इसके पीछे का जो कानून है वो ये है कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ किसी द्वेषपूर्ण भाव से की जा रही हैं, तो आप देश की अदालतों में उन कार्रवाइयों को खारिज करने के लिए निवेदन कर सकते हैं और एफआईआर क्वैशिंग, जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट क्वैशिंग ऑफ चालान, जिसको हम बोलते हैं अगेंस्ट चार्ज भी हम आते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो भी हम आते हैं। ये है देश के इस वीडियो और इसका मोटिव भी और इस केस का प्रॉपर ऑब्जेक्ट भी। थैंक यू सो मच।